नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 का इलेक्शन है। चुनाव में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। कौन नेता क्या कह रहा है, 2023 के अंत में भी सब कुछ सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो 5 राज्य के चुनाव के नतीजे आए हैं, किसी के हौसले बुलंद है, किसी के पास है हताश तो है, लेकिन आशा अभी भी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है ये जो राजनीतिक मैच है। बेशक बीजेपी ने 3-2 से जीत लिया हो, लेकिन कांग्रेस ने भी 4-1 से हार पर बहुत कुछ विश्लेषण करके आगे बढ़ने की सोची है। लेकिन जो अब 2024 के लिए अब हो रहा है वो असल परीक्षा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में मौजूद थे। उत्तराखंड को लेकर अपनी बातें भी रखते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यह कहा कि विपक्ष जो सोचता है हम उसके मुताबिक नहीं बल्कि जनता के मुताबिक चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों की अप्रोच ये थी कि जो इलाके सीमा पर हैं उनको ऐसे रखा जाए कि पहुंच बहुत कम हो। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को भी बदल दिया है और हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। अब बात उस मुद्दे की जो संसद में भी गूंजा और संसद के बाहर भी गूंजा है। कैश फॉर क्वेश्चन मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किल लगातार बढ़ती नजर आई थी और आखिरकार उनकी लोकसभा की सदस्यता ही रद्द करनी पड़ी। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने अपनी ओर से बयान दिया और कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप करवाकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल ये दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, ये दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। Another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine. अब विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के पास भी जवाब है और इतिहास को याद भी दिलवाया जा रहा है। टीएमसी सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान दिया और कहा कि 2005 को याद कीजिए, जब 10 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था। उसी दिन रिपोर्ट पेश की गई थी और उसी दिन चर्चा भी हुई थी। वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो जस्ट स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया, उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। एक के बाद एक राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कह दिया है कि जिन्होंने आरोप लगाया है वे दुबई में बैठे, उन्होंने बयान दे दिया और उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया। ये कहीं ना कहीं न्याय के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के खिलाफ किया गया है। बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी उनको भारी बहुमत से जीत कर आएगी। आने वाले वक्त में तो लोकसभा के चुनाव ही होने हैं और पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को खूब जोरों शोरों से उठाया जाएगा। विपक्ष कई जगह इस बात को कहेगा भी। लोकतंत्र को बचाने की मुहिम तो विपक्ष पहले से लगातार चला रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि लोकतंत्र हमने बचाया है, पहले कहां था।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बीएसपी के सांसद दानिश अली का भी बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने एक पोस्टर भी लगाया था। अब उन्होंने कहा कि मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया है क्योंकि समिति ने अपनी सिफारिश में मेरा भी उल्लेख कर दिया है, क्योंकि मैं महुआ मोइत्रा को न्याय दिलवाना चाहता हूं। बीएसपी इस पर क्या सोचती है, आइए सुनवाते हैं बीएसपी की सांसद की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक ही। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं। अब न्याय किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, ये न्याय हुआ है अन्याय हुआ है, ये तो जनता की अदालत पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में लिटमस टेस्ट भी होना है। बड़ी परीक्षा है लोकसभा चुनाव की, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसका संदेश क्या जाएगा, या तो बीजेपी जीतेगी या विपक्ष जीतेगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो काफी सुर्खियां अपने बयान से बटोरते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज की सरकार बदला लेने का, राजनीति करने का एक मन बनाकर आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये आज की सरकार इतनी प्रतिहिंसा, जिसको हम कहते हैं कि इतने बदला लेने की राजनीति क्यों करते हैं पता नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी अच्छी अच्छी बात तो करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों पड़ता है मुझे पता नहीं। एक महिला सांसद, जब महिला की रिजर्वेशन देने के लिए रात भर चर्चा होते हैं सदन की बाहर, हिंदी भाषी राज्यों को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति पर चर्चा होने लगी है। देश की राजनीति किस ओर जा रही है, ये बयानों से समझिए आप। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का चेहरा आप सामने देख रहे हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधते साधते सीधे सीधे कह दिया कि उन्होंने, यानी कि ममता बनर्जी ने दिनकर जी की कविता को लेकर कहा है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उन्हें बाहरी ना बोल दे, क्योंकि ममता बनर्जी सभी हिंदी भाषी लोगों को बाहरी कहती है। पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहां तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। दिनकर जी की कविता बोले हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी उसको बाहर ही ना बोल दे, क्योंकि जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसको तो ममता बनर्जी। अब केंद्र के सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर लगातार चर्चाएं केंद्रीय मंत्री भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि पहले देश में सबसे बड़ी समस्या नेतृत्व की कमी की हुआ करती थी। 2014 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जो रेल बजट 2013-14 में 29,000 करोड़ रुपए का था, उसे 9 साल में 9 गुना बढ़ाकर आज वही रेल बजट 2,40,000 करोड़ रुपए का हो गया। एयरपोर्ट्स अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। तीन राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अब भी ढूंढा जा रहा है। असमंजस की स्थिति है और बीजेपी आलाकमान के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को अब हल करने के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गए। लिस्ट उसी ऑब्जर्वर्स की है जिनको अलग अलग राज्य में जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी ने विचार मंथन पहले से ही शुरू कर दिया था और अभी भी जारी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से राय शुमारी करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 3 ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी नाम शामिल है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा का भी नाम शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डी के लक्ष्मण विधायकों से 1 to 1 यानी कि एक एक करके चर्चा भी कर सकते हैं।
तीनों पर्यवेक्षक शनिवार को भोपाल भी जा सकते हैं। बीजेपी नए ओबीसी चेहरे पर विचार भी कर सकती है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व ने नए चुने गए ओबीसी विधायकों की भी लिस्ट मांगी। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि बहनों द्वारा दिया गया प्यार और आशीर्वाद अविश्वसनीय है। उम्मीद तो इनको भी होगी एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री पद के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएं, लेकिन सब कुछ क्या इतना आसान है? अब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बनाने के लिए भी नीतियां तैयार करने के संकेत दे दिए गए हैं। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। उसकी योजना पूरी तैयार है ताकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आमदनी लगातार बढ़े और बहनें गरीबी से मुक्त हों और पूरे स्वाभिमान के साथ और सुख के साथ आनंद के साथ अपना जीवन जिए। यह हमारा भी संकल्प। तो हमारा भी ये तो सिर्फ एक चेहरे की बात थी। मध्य प्रदेश में तो और भी चेहरे हैं मुख्यमंत्री की लिस्ट में। अब ऐसे में इस रेस में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी मैजिक और सारी योजनाएं चली हैं। योजनाओं का एक गुलदस्ता होता है, उसमें से एक फूल लाडली बहना योजना का भी था। पीएम मोदी की उपस्थिति और उनका नेतृत्व सबसे भारी है। सारी योजनाएं चली, उसमें खाली एक योजना नहीं चली। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली, आयुष्मान योजना भी चली। तो एक गुलदस्ता होता है योजनाओं का। उस गुलदस्ते में एक फूल लाडली बहना का भी था और इसलिए आप लोग ब्रांडेड करते हैं जबरदस्ती। तो कृपा करें, मतलब कि मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना देश की राजनीति में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा करने की क्या कोशिश हो रही है? आरोप तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं। हिंदी भाषी राज्य की बात होती है तो कई बार इस पर राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो जाती है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सियासी हमला किया और कह दिया कि बीजेपी आज बड़ी चालाकी के साथ बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। उन्होंने अब ये कहा है कि बीजेपी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच नफरत पैदा कर रही है। के साथ आज बीजेपी पार्टी एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। वो खेल ये कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच दरार पैदा करना, ये बड़ा बड़ा अन्याय होगी, बड़ा मतलब बड़ा चिंताजनक होगी। इसमें हो सकता कि उनकी चुनावी कोई नाफा होंगे, ये उनको मतलब उनको ये विचार में आ सकता। हरियाणा के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बीच खूब सियासी बयानबाजी होती है। बार पलटवार का सिलसिला जो चला था वो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनिल विज ने निशाना साधा और कह दिया कि 3 प्रदेशों में कांग्रेस का सब कुछ बह गया है। लोग बहते हुए पानी में अब टुकड़े ढूंढ रहे हैं और इन्हें यह नहीं दिख रहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्हें जड़ से निकाल फेंका गया। सब कुछ बह गया कांग्रेस का 3 प्रदेशों में। अब बहते हुए पानी में ये टुकड़े ढूंढ रहे हैं। इनको बहता हुआ नजर नहीं आ रहा सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के नेता हौसले अफजाई कर रहे हैं खुद की और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाले गए हैं, इसलिए वे बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जब दिल्ली के लिए चुनाव होंगे तब भी जनता परिवर्तन के लिए ही वोट डालेगी। जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है,
तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो हार कांग्रेस की हुई है छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में, उसको लेकर ईवीएम का जिक्र फिर से होने लगा है। अब ईवीएम पर हार का ठिकरा भी फोड़ा जा रहा है। ईवीएम को लेकर ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ भी बोलो, बीजेपी को बड़ी जोर की मिर्ची लगती है। इतनी जोर से मिर्ची क्यों लगती है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। अब आप सोचिए कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार अपनी बातें भी रखते नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई में ईवीएम की वजह से सब कुछ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? सवाल कांग्रेस नेताओं से भी पूछा जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ा ताल्लुक रखते हुए टीएस सिंहदेव ने कई बार अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा है, लेकिन इस बार जो नतीजे सामने आए उस पर यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हार के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाना ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि अधिकांश विकसित देशों में मतपत्रों का प्रयोग करके मतदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और शहरी सीटों पर हम पीछे रहे हैं। हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ, तो बीजेपी का वोट शेयर 14% बढ़ गया है। हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं लगता। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि विकसित से विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया है। वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो। हमसे तकनीकी में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ईवीएम की चर्चा छत्तीसगढ़ तक नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर तक भी है। अब ईवीएम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि ईवीएम को देखना होगा। ईवीएम को निकाला तो नहीं जा सकता क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। अगर हमें चुनाव के परिणाम जल्दी चाहिए तो ईवीएम को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये ईवीएम मशीन आई थी उस समय मैं कश्मीर का मुख्यमंत्री था। हमने सवाल किया था कि क्या ईवीएम में चोरी हो सकती है। उस समय चुनाव आयोग के लोगों ने इस बात को माना था कि इसमें चोरी हो सकती है। देखिए, मैं आपसे कहूं, ईवीएम को देखना पड़ेगा। ईवीएम निकाली नहीं जा सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है लोगों की। और अगर हमें इलेक्शन जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ईवीएम को किसी तरह से हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आप वोट डालें वही निकले वहां से। आपको लगता है सर कि ईवीएम जम्मू कश्मीर के बीजेपी के विपक्षी नेता अब बीजेपी को उसी की रणनीति में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि अगर अमित शाह सच में कश्मीरी पंडितों के बारे में गंभीर हैं तो वे नामांकन की बजाय यहां सीट आरक्षित करते। हमारे कश्मीरी पंडित लोग कश्मीर से चुनाव जीतते थे। अगर ये वे कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए वाकई में गंभीर थे तो एक सुनहरा मौका बीजेपी के पास था। वाकई कश्मीरी पंडितों के बारे में सीरियस होते तो वो बजाय नॉमिनेशन की यहाँ सीट्स रिजर्व करते। आपको मालूम होगा, मखनलाल फोतेदार हो, पैरलाल हंडू हो या मनका कोल हो या दूसरे कश्मीरी पंडित, हमारे लोग कश्मीर से इलेक्शन जीतते थे। मुफ्ती साहब ने जम्मू से इलेक्शन आरएसपुरा से जीता है। तो अगर वो वाकई सीरियस थे कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हमारे लोग बाहर गए हैं उनको वापस लाना है, तो मेरे ख्याल में ये एक हिमाचल की सुक्खू सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल पूरे होने पर हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा कि हमने 10 गारंटी में से 3 को तो पूरा कर लिया है। हम 5 साल के लिए आए हैं और हम बचे हुए वायदों को भी इन 5 सालों में पूरा कर लेंगे। केंद्र सरकार पर बोलते हुए कहा कि हमारा संवाद होता रहता है और हम जब भी कोई भी बात रखते हैं तो केंद्र सरकार उस पर विचार करती है और हमें उसके लिए धन भी देती है।
10 गारंटियों में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने पूरा कर दिया है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए की शुरू कर दी गई है और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने थे उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में हमारे 10 में से 3 वादे पूरे हुए और हम 5 साल के लिए आए हैं। जो और आने वाले वादे उनको अगले 5 साल के भीतर भी पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार में कितनी मांग? नहीं, केंद्र सरकार के साथ हमारा संवाद होता रहता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधा और कह दिया कि बीजेपी भ्रष्ट जुमला पार्टी बन गई है। और नवाब मलिक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नवाब मलिक उन्हें बेनकाब किया करते थे। व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, तो फिर बीजेपी झूठ आरोप कैसे लगा सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट न्याय करेगा और नवाब मलिक को न्याय मिलेगा। जनता पार्टी ने जो नवाब मलिक साहब के साथ किया वो गलत किया है। नवाब मलिक भाई हमारे भाई भी है और एनसीपी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बहुत लड़ाई की थी और जिस तरह से भ्रष्ट जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी, अभी वो भ्रष्ट जुमला पार्टी बन गई है और उनके खिलाफ उनकी पोल खोल करने का काम वो करते रहे। तो ड्रग्स हो या करप्शन हो, इसके खिलाफ हमेशा बोलते रहे। तो समझ में नहीं आ रहा है ये। वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति में आप बहुत कुछ बयान सुनेंगे। शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने यह कहा है कि मेरा दृढ़ मत है कि सावरकर की तस्वीर विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। अगर बीजेपी को इससे दिक्कत है तो ये उनकी परेशानी है। मेरी राय में जिसकी भी विचारधारा नफरत भड़काती हो, बंटवारा करती हो, उसे वहां नहीं होना चाहिए। सावरकर का चित्र वहां से हटाना चाहिए। That Savarkar's photo should not be there in the assembly or in the council. What is wrong with that? If BJP has a problem, it's their problem, not mine. It is my opinion that anybody whose ideology incites hatred, creates division, should not be there. As simple as that. Why is BJP making it so complicated? It's my opinion that Savarkar's portrait should not be there. बीजेपी राज्यों में जीतती जा रही है। बीजेपी के पास एक रणनीति है, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि अब तोड़ क्या निकाला जाए। कांग्रेस के नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की। बीजेपी पर निशाना साधा और कह दिया कि जनता आज नहीं तो कल समझेगी। आज पेट्रोल के दाम कहां पर है, कितने महंगे हैं, लेकिन जनता का उस पर ध्यान ही नहीं है। आंदोलन में 10 से 20 लोग आएंगे, लेकिन किसी बाबा को बुला लीजिए, वहां 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हम लोगों को अब विकास के मुद्दों पर कम और बाबा पर ही राजनीति करनी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी दरिया है, दरिया, ठीक है। और जनता आज नहीं तो कल समझेगी। आज पेट्रोल के दाम महंगे हैं, लोगों का ध्यान नहीं। बोलिएगा आंदोलन करो तो 10 से 20 लोग आएंगे, लेकिन किसी बाबा को बुला लीजिएगा, वहां 2 लाख 3 लाख लोग आ रहे हैं। तो लोगों का मेंटलिटी को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और हमें अब लगता है कि बात हरियाणा राजनीति के इनेलो नेता अभय चौटाला ने राजस्थान में जेजेपी को मिली हार पर तंज कसा है और ये भी कह दिया है कि वो हमारी चाबी लेकर गए थे और राजस्थान में कहीं पर खोकर आ गए। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि अब जनता की निगाह इनेलो पार्टी पर है। एक पुरानी फिल्म थी 2 जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे, 2 बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। चाबी तो ले गए लोग, ये हमारी चाबी ले गए थे और अपना लियासन में जाके खोया है। हमारे वाला मामला तो फिर खड़ा हो जाएगा और इनका मामला साफ हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की राजस्थान में हुई हार पर भी जीत देखी थी। आने वाले वक्त में उन्होंने हरियाणा से समीकरण मिलाते हुए कहा था कि राजस्थान की जो सीटें हरियाणा से लगती है वहां पर कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर
विधानसभा क्षेत्रों में जीत हुई। इसी पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधा और जो कहा वो सुनिए। ऐसा है कि उनको ये लगता है कि उनकी पार्टी हार गई, फिर भी संतुष्टि होती है तो उनको मुबारक। उनको खुशी मिलती है कि राजस्थान में 115 हमारी सीट आई, 69 कांग्रेस की आई। अगर वो इतने से संतुष्ट होते हैं तो वो उनको मुबारक। कौन सी सीट है हमें जानकारी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। वो तो ऐसा भी है कि वो ये भी कह सकते हैं कि 69 सीट में से हम 69 जीते। अगर वो राजस्थान की 200 सीटें नहीं मानते, 69 सीटें मानते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हम 100% जीते। उन्होंने ये भी कहा सर भाजपा के सब आंकड़ों का खेल है। आंकड़ा ही तो जिताता है, आंकड़ा ही सरकार बनाता है, आंकड़ा ही किसी भी पार्टी को गिरा भी देता है। पुरानी पार्टी हो, नई पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, कभी भी कहीं भी अगर जीतना है तो जनता के मन में बसना होगा। लेकिन मुद्दे तो आपको देखना होगा। जो जीता वही सिकंदर, जो गलत करेगा वो जेल के अंदर, ये तो कहावत है। अब ऐसे में 24 की खबर में भी आप लगातार अपडेट्स के साथ खबरें देखते रहेंगे, लेकिन 2024 पर फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बात 1 साल 2 साल की नहीं, 5 साल की है, आपकी है। नमस्कार।